तो क्या ये बात सही है कि टिकट कटने का अंदर से आपने सोचा कि भाई ठीक है पाला बदल लिया जाए? बताइए। मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था, वो बहुत लंबे समय से चल रहा था और मैं पिछले कई महीने से कांग्रेस के संपर्क में था। लेकिन जब से आपने ज्वाइन किया तो एक कहीं ना कहीं जजपा की तरफ से इस चीज को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये तरीके से जजपा की जीत है, भाजपा ने उनको चुना है आपके मुकाबले। अब जो व्यक्ति आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है वो तो नया है, उसका किसी गुट से क्या संबंध? हुड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई, उदयबान जी से क्या कुछ बात हुई? अगर आप मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन गुटबाजी यहाँ भी अंदर बहुत है। ठीक है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा जब उठेगा तो आपको बहुत से गुट नजर आ जाएंगे। अच्छा, आप अब कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन चर्चा ये है कि भाई अब आपकी चुनाव लड़ने की प्रेफरेंस क्या रहेगी? आप लोकसभा ही लड़ना प्रेफर करेंगे और उसमें भी 2 सीटों का नाम चल रहा है, एक हिसार और एक सोनीपत। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और मेरे साथ ब्रजेंद्र जी बैठे हैं। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हमने इनकी आवाज सुनो रैली जो इनके फादर साहब ने की थी उसको भी कवर किया था। वहां पे हमने लोगों से बात की तो लोगों की राय थी कि कांग्रेस में आ जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। तो ब्रजेंद्र जी, पहले तो नई पारी की बधाई आपको। थैंक यू राहुल जी। और मेरा सबसे पहला सवाल तो यही कि आप कई वजह गिना रहे हैं, उसमें पहलवानों का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, साथ ही जजपा वाली बात भी आप बता रहे हैं। तो मेन कारण जजपा वाला है या फिर ये बाकी मुद्दे हैं? क्या मानते हैं आप? नहीं, दोनों चीजें अलग हैं। जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया और जजपा से जो अलायंस है, वो दोनों अलग अलग स्तर की बातें हैं। जो मुद्दे जिनकी मैंने बात की, वो आप ये कह सकते हैं एक विचार की बात है, एक जो सोच है व्यक्ति की, उसकी बात है। जहाँ मैंने कहा कि मैं बहुत समय से पार्टी में जिस प्रकार से खासतौर पर कुछ ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे, या जो इन परिस्थितियों से जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा था, मैं उससे ना तो मैं खुश था और बहुत मेरे को क्या बोलूँ, मतलब पशोपेश की स्थिति में मैं फंसा हुआ था। तो वो चीज़ें थी जो लंबे समय से चली आ रही थी। जजपा का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो एक प्रदेश की जो राजनीति है उससे संबंधित है। तो वो एक तुरंत का विषय हो सकता है, लेकिन जो मेरे लिए जो ज्यादा प्रमुख बातें थी वो चीजें थी, जो मुद्दे जो मैंने अपने ज्वाइनिंग के समय जो प्रेस के सामने रखे जी। अच्छा, एक चर्चा ये भी है मीडिया में जब से आपने ज्वाइन किया है कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह को हो सकता है कि उनको टिकट कटने का अंदेशा था। हालांकि आपके फादर साहब पार्लियामेंट्री उसकी कमेटी की उसमें है, टिकटोली में। तो क्या ये बात सही है कि टिकट कटने का अंदेशा जैसे आपने सोचा कि भाई ठीक है पाला बदल लिया जाए? बताइए। देखिए राहुल जी, मेरा अपनी पार्टी के अंदर जो एक मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था, वो बहुत लंबे समय से चल रहा था। अच्छा। और मैं पिछले कई महीने से कांग्रेस के संपर्क में था। तो ये तो विषय कहीं था ही नहीं कि पार्टी से मुझे टिकट मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा और नहीं मिली तो जाऊंगा, ये तो विषय ही नहीं था। तो इसलिए इस चीज को इससे तो आप जोड़े ही ना कि बीजेपी में टिकट मिलना था या नहीं मिलना था, वो तो विषय ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं, हालांकि ये बातें कहने की नहीं होती, लेकिन मुझे टिकट मिलने के बारे में ना तो कोई संदेह था, और लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो विषय ही नहीं है। अच्छा, विषय। अच्छा, एक मतलब आप कह रहे कि कई महीनों से ये चीजें चल रही थी, आपको दिक्कतें थी पार्टी में, तो आपने पार्टी फोरम में दिक्कतों को कहीं रखा भी होगा सीनियर लीडर से? बहुत ये देखिए, जो तीनों जो ये बड़ी बड़ी चीजें हुई जिनका मैंने उल्लेख किया, किसानों का आंदोलन हुआ, फार्मर्स एजिटेशन, उसके बाद जो पूरी अग्निवीर की जो अग्निपथ की जो स्कीम लॉन्च की गई, जिससे फौज का जो पूरा सिस्टम है भर्तियों का, वो बदला गया है। और तीसरा जो हमारी महिला पहलवान है, सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की वो पहलवान थी, उस सिचुएशन को जिस तरह से डील किया गया, तो मैं इन तीनों चीज़ों से, और भी बहुत सी चीज़ें ठीक है, इनसे मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से असहमत था। लेकिन ये आप ये मान सकते हैं कि अब देखिए, हम जिस इलाके से हैं, लोगों का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, हमसे इन विषयों पर कभी किसी प्रकार का विचार विमर्श, सलाह, या इन लोगों से जो अलग अलग समय पर धरने पे थे या जो अफेक्टेड थे, हमें कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना कोई सलाह ली गई। पर वो विषय नहीं है, सलाह ले ली होती, लेकिन जब फैसला ही जब ले चुके हैं तो उसके बाद सलाह लेके करेंगे भी क्या? मतलब सलाह की तो अहमियत तब है जब वो फैसला लेने से पहले हो।
जिस प्रकार से किसान संबंधी 3 कानून आए, तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया था, कोई उसमें विचार विमर्श तो कभी हुआ नहीं। इसी प्रकार से जो अग्निवीर की जो अग्निपथ जो लॉन्च किया, उसमें भी वो भी एकदम से ही आया था, मतलब अखबार के माध्यम से पता लगा था कि ये हुआ है। और उसका मैं उल्लेख विशेष तौर पे इसलिए करता हूँ क्योंकि हरियाणा और जो हमारा एक क्षेत्र है पूरा उत्तर पश्चिम भारत वाला, इसमें खेती, फौज और हरियाणा में विशेष तौर पे खेल, इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा समाज जो है उसके इर्द गिर्द उसका ताना बाना बना हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, एक तरह से इनके ऊपर क्या कहूँ, कुठाराघात सा हुआ। तो मैंने इसीलिए कहा था कि मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था और बहुत असहज महसूस करता था कि हम सांसद होते हुए भी इन बातों के बारे में कहीं प्रमुखता से या मुखरता से बात नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि मैंने और मेरे पिताजी ने तो इन तीनों विषयों पर अलग अलग स्तर पे पब्लिकली हमने अपनी बात कही थी, लेकिन पार्टी के अंदर या सरकार के साथ इस प्रकार का कोई समन्वय कभी नहीं बना कि कोई बात सुनी जाए, उसके ऊपर कोई अमल हो, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, लेकिन जब से आपने ज्वाइन किया तो एक कहीं ना कहीं जजपा की तरफ से इस चीज को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये एक तरीके से जजपा की जीत है, भाजपा ने उनको चुना है आपके मुकाबले में। नहीं, उनको मुबारक हो, वो तो चुना क्या है, वो तो 4.5 साल से सरकार में गठबंधन की सरकार चली रही है, तो चुनाव कहाँ है, वो तो हैं, गठबंधन आज भी है और उनको इस गठबंधन में बड़ी खुशी है कि वो गठबंधन उनका चल रहा है। उनको शायद 3-4 महीने की और सत्ता से भोगने का अवसर मिला है, तो उसको उनकी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये बात चलती है कि भाई तरजीह जजपा को दी थी भाजपा ने, आपको लगता है कि भाई आपके परिवार के मुकाबले, क्योंकि आप लोगों ने शर्त रखी थी? नहीं, ये आप बहुत इस बात को ना परिवार शब्द इस्तेमाल करके संकुचित ना करें। अच्छा। आप किसी भी भाजपा के वर्कर से, किसी भी भाजपा के नेता से, बड़े से छोटे से आप बात करके देख लें, कैमरे पे शायद ना कहें, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज से बहुत आहत है जो गठबंधन चल रहा है पिछले 4.5 साल से। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपका ग्राउंड पे विरोध है, जिनके साथ आपका राजनीतिक द्वंद्व है, वही यदि आपके सरकार का प्रमुख हिस्सा बन जाएं तो उससे कौन सहमत होगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम अपनी बात को मुखरता से कह सकें, पार्टी में भी कह सकें और पब्लिकली भी कह सकें, वो हमने कही। और 2 अक्टूबर को फाइनली एक आप ये कह सकते हैं हमने घोषणा कर दी थी कि अगर ये चलेगा तो हम छोड़ देंगे, और वो चल रहा है। इसलिए क्योंकि अब चुनाव भी आ गए, तो ये तो हमारी कभी मंशा नहीं थी कि वो बात सिर्फ हमने वैसे ही हल्के में कही थी, ऐसा नहीं था। तो जब समय आया तो निर्णय ले लिया। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि जजपा के नेता जय दुष्यंत चौटाला की बात करें हम, उनकी तरफ से सबसे पहले एक ट्वीट आया, शेरो शायरी के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग को, इसके ऊपर वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आपने भी वो चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, जजपा को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी देखी, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने जरूर दिखाई थी। अफसोस है मुझे कि मेरा थोड़ा पोइट्री में या शेरो शायरी में हाथ तंग है। तो मैं उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाता शायद जितना लोग कर सकते हो। लेकिन देखिए, तंज कसना, चाहे आप उसको शेरो शायरी के माध्यम से करें या सीधा करें, तो ठीक है, राजनीति में हमेशा चलता रहता है, लेकिन इन चीज़ों को कभी निजी नहीं बना सकता। तो उस शेरो शायरी पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उसका भाव था, शायद वो कुछ ये था कि हम छोड़ गए और किसी दूसरे में चले गए। तो ये कौन कह रहा है, सबसे पहले उसको अपने गिरबान में जाके देख लेना चाहिए। हम जब, मेरे पिताजी जब 2014 में बीजेपी में आए थे तो बिल्कुल खुले में ऐलान करके आए थे, कोई वो पिछले दरवाजे से नहीं घुसे थे। जैसे ये सरकार में भागीदारी जो है पिछले दरवाजे से हुई है, जो आपस में एक दूसरे पर इतने तीखे प्रहार और आरोप, चाहे राजनीतिक हो या निजी हो, वो लगाकर चुनावी मैदान में कुछ कामयाबी हासिल करके आए हों, और फिर जिनके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ी थी उन्हीं के साथ पहले मौके पे ही 2 दिन के अंदर अंदर उनसे वो समझौता करके और उनकी गोदी में जाके बैठ जाएं,
तो इस प्रकार की पार्टी या इस प्रकार के नेता जब दूसरे को कोई सबक सिखाएं तो वो बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति हो जाती है और लोगों को भी इसकी पूरी समझ। अच्छा, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जब जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन की, इनफैक्ट जब ऑफिशियली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे कुछ मिनट पहले ही कुमारी शैलजा जी का एक ट्वीट भी आ गया था, उन्होंने आपका स्वागत कर लिया, उन्होंने जानकारी दी कि आपने सदस्यता ग्रहण कर ली है। जैसे ही कुमारी शैलजा का ट्वीट आया, एक चर्चा हरियाणा में ये शुरू हो गई कि भाई अब बरजिंदर सिंह जो है वो जो एक गुट नजर आता है हरियाणा कांग्रेस में, चौधरी साहब भी कई बार इनकी चर्चा करते हैं अपने बयान में, तो इस एक एसआर के गुट में बरजिंदर जी शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिली, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। नहीं, कंफ्यूजन लोगों में नहीं है, ये कहानियां पत्रकार भाई बनाते हैं सारे की सारे, क्योंकि उनको कहानी दिलचस्प बनानी पड़ती है ताकि लोग देखें। अब जो व्यक्ति आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है वो तो नया है, उसका किसी गुट से क्या संबंध। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि चाहे शैलजा जी हों या भूपेंद्र हुड्डा जी हों या रणदीप सुरजेवाला जी हों, तो ये सब हमारे इन सबसे पारिवारिक संबंध हैं सबसे, और ये आज के नहीं 3-3, 4-4 पीढ़ियों के संबंध हैं। तो वो कुछ ही कह लीजिए, हालांकि आजकल ये परिवार शब्द बड़ा मशहूर हुआ है, लेकिन यहाँ वाकई पारिवारिक पृष्ठभूमि है इन सभी परिवारों की, सबका आपस में संबंध रहा है और अभी भी है। और इस नाते मैं जब नया कांग्रेस में जब कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं तो हरियाणा के जितने भी नेता हैं सबसे जाके मिलूंगा और सबका आशीर्वाद लूंगा। हुड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई, उदयबान जी से क्या कुछ बात हुई, अगर आप बता सकें? नहीं, बिल्कुल शिष्टाचार भेंट थी। शिष्टाचार भेंट थी, और क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सीएलपी लीडर हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदयबान जी हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, जब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाऊंगा। मेरा ये फर्ज बनता है और वो मैंने निभाया। निसंदेह जब आप राजनीति में हैं तो कुछ राजनीतिक बातें तो होती हैं, लेकिन पहली मुलाकात में कोई उस प्रकार की राजनीतिक बात नहीं थी, मुख्यतः शिष्टाचार की बात थी। और वही बात है कि वहाँ भी मैं आशीर्वाद लेने ही गया था। अब बाकी जितने भी सभी नेता हैं, क्योंकि मैं 1-2 दिन दिल्ली में हूँ, तो मेरी जिससे भी मुलाकात हो पाएगी मैं सबके पास जाऊँगा। अच्छा, आप कांग्रेस में आ गए, लेकिन बरजिंदर जी ये तो मानते ही होंगे ना कि अलग अलग पार्टी में धड़े तो दिखते ही हैं। हालांकि वो चीज़ें भाजपा में हैं, लेकिन उनकी इतने खुले तौर पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ ओपन में बोलने की इजाजत वो नहीं है थोड़ा। तो कांग्रेस के जो धड़े हैं, खासकर आप हरियाणा में देख रहे हैं, आगे चैलेंज भी है, चुनाव भी है, तो ये गुटबाजी और संगठन, दो बड़ी दिक्कतें हैं कांग्रेस की जो बताई जाती है। आपको लगता है कि ये चीजें ठीक होंगी क्योंकि आप इस पार्टी में भाग? देखिए, मेरा जो शब्द है ना गुटबाजी, इसके बारे में मेरा अपना निजी विचार जी, वो ये है कि कोई भी पार्टी पुरानी अगर है और खास तौर पे वो लंबे समय तक सरकार में रही है या सत्ता में रही है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय तक जिन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया होगा, एमएलए रहे होंगे, एमपी रहे होंगे, बड़े बड़े मंत्री रहे होंगे और लंबे समय तक रहे होंगे, तो उनके साथ एक लोगों का जुड़ाव होता है, लोगों का भी होता है, नेताओं का भी होता है, साथी कार्यकर्ता वो सब भी होते हैं। तो हर नेता को जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उनकी देखभाल तो करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे वो ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे गुट है, तो और शायद गुट हो भी, लेकिन वो गुट इसी चीज का है कि आपको अपने लोगों की, जिन्होंने आपका लंबे समय तक साथ दिया है, आपके साथ सुख दुख में, आपके संघर्ष में और अच्छे समय में आपके साथ रहे हैं, तो आपको उनको जोड़ के भी रखना होता है। तो वो एक परिस्थिति बनती है, हर पार्टी में बनती है। कांग्रेस क्योंकि ज्यादा पुरानी है, सत्ता में बहुत लंबे समय तक रही थी, यहाँ पे चीज ज्यादा दिखती है। बीजेपी का क्योंकि सत्ता में आना भी पिछले 10 साल से ही हुआ है, तो अभी तक वो जो अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वो उसमें नजर आता है। लेकिन मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन गुटबाजी यहाँ भी अंदर बहुत है, ठीक है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा जब उठेगा तो आपको बहुत से गुट नजर आ जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा दौर है बरजिंदर जी कि इस वक्त हम आए दिन सुनते हैं कि भाई फला नेता भाजपा में चला गया, कांग्रेस छोड़ दी, फला नेता ने कांग्रेस छोड़ दी,
और इस दौर में आपने एक उलटफेर करने का काम किया। बड़ी चर्चा है आपकी ज्वाइनिंग की पूरे देश में कि भाई ये कौन है जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गया, तो आप क्यों उल्टी गंगा जो बहाने की कोशिश कर रहे? आपको लगता है उल्टी गंगा नहीं, इसका जवाब जब जहाँ से हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था शुरू में ही था कि मैं इस नाते बीजेपी को नहीं छोड़ रहा कि मैं कोई मौका परस्ती के हिसाब से कोई बेहतर जगह ढूंढ रहा हूं जहां से मैं दोबारा जीत सकूं जी। मैं मुख्यतः जो मेरी शिक्षा दीक्षा रही है या जिस आइडियोलॉजी का मैं पक्षधर रहा हूँ वो मेरा मेल नहीं खाता था। मेन चीज तो ये थी और वो असहज होने का कारण भी यही था। वो ठीक है कि वो 3 विषय ऐसे आए जो बिल्कुल ही आप ये कह सकते हैं कि जिनकी दस्तक घर के ऊपर हो रही थी, एकदम अटैक मारता है। हाँ, वो उस तरह के थे। बट अन्यथा असहजता तो मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। तो इसीलिए मैंने पिछले आप ये कह सकते हैं 1.5 साल से करीब मैं निर्णय कर चुका था कि मैं वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने देखिए मैं राजनीति में आया हूँ तो अभी सेहत ठीक रही तो 20-25 साल और मेरे को सार्वजनिक जीवन में अपने देने हैं। तो मुझे यही था कि वो मैं एक ऐसे वातावरण में रहकर जहाँ पे आपको मन से खुशी ना मिल रही हो, आप लंबा समय नहीं दे सकते। तो वो निर्णय तो मुझे करना था। अच्छा, लेकिन जैसे आपने लगभग 4.5 साल से ज्यादा का वक्त आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है, लोगों को रिप्रेजेंट किया है, अब आपने इस्तीफा दे दिया। तो हिसार लोकसभा की जनता है, आपने दल बदल लिया, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आप उनको उसमें जो वोट आपको दिया था, आप उनके नहीं, उनके लिए संदेश ये है कि मैं चाहता तो इस्तीफा 1.5 साल पहले भी दे सकता था, लेकिन उससे क्या होता, बाय इलेक्शन आना था, बिना बात का एक खर्च का भी बोझ होता है और लोगों के ऊपर भी, और फिर उस टर्म में जो भी बनता, कोई ऐसा समय तो है नहीं कि उसमें फिर कोई लंबा चौड़ा योगदान हो पाए। तो मैंने इसीलिए पूरे 5 साल जब तक मेरी टर्म थी वो करीब मैंने पूरी की, और मैंने कभी भी किसी तरह से अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व मुझे मिला, जो लोगों ने मुझे भेजा चुन के, मैं मुझसे जितना बन पड़ा केंद्र स्तर पे और पार्लियामेंट में बोलने की बात हो, मुझे जितने भी मौके मिले मैंने अपना मत रखा। और हाँ, बीच में छोड़ के गया होता तो जरूर ये बात थी कि एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि मैंने लोगों को बीच में छोड़ दिया या विश्वासघात कर दिया, लेकिन मैंने करीब पूरी टर्म की है अपनी। तो अब वो जो 5 साल के लिए जो उन्होंने मुझे भेजा था, वो 5 साल का समय भी खत्म हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हिसार की जनता है वो मेरे इस मत को समझेंगी कि मैंने जो 5 साल की टर्म थी वो पूरी की है। लेकिन क्योंकि मेरा वहाँ पे वैचारिक रूप से तालमेल नहीं बनता, तो इसी कारण से अब मैंने अपना दूसरा रास्ता चुना। अच्छा, आप अब कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन चर्चा ये है कि भाई अब आपकी चुनाव लड़ने की प्रेफरेंस क्या रहेगी? आप लोकसभा ही लड़ना प्रेफर करेंगे और उसमें भी 2 सीटों का नाम चल रहा है, एक हिसार और एक सोनीपत। देखिए, मुझे इन चर्चाओं, ये चर्चाएं हैं जिस व्यक्ति ने पार्टी कल ज्वाइन की है शाम को दिन में 12:30 बजे, उसका मैं वहां से निकला हूँ ज्वाइन करके, और पत्रकार बंधुओं से पूछ रहे हैं कि तो सोनीपत से लड़ रहे हो या हिसार से लड़ रहे हो। तो अब इन चर्चाओं का जवाब तो कोई पत्रकार जिसको जानकारी है शायद वही दे पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये चीज मैं 6 महीने से बीजेपी के अंदर भी सुन रहा था। जब मैं हिसार जाता था या कहीं और जाता था तो पत्रकार यही सवाल पूछते थे, जी सुना है इस बार आप सोनीपत से लड़ रहे हैं। मैंने कहा भैया आपने सुना होगा, मुझे तो किसी ने जिक्र नहीं किया पार्टी के अंदर से। तो ये तो अटकलबाजी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मैं मौजूदा सांसद हूँ, तो अगर पार्टी मुझे उपयुक्त मानेगी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव में, हरियाणा की बात करें या फिर देश की बात करें, क्योंकि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, मोदी की गारंटी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरी तरफ है, और एक इंडिया अलायंस भी बना है, हालांकि उसमें बीच में कई दल छोड़ के भी चले गए। क्या लार्जर पिक्चर देख रहे हैं स्टेट में भी और सेंटर में? नहीं, देखिए, लार्जर पिक्चर ये है, मेरा हमेशा से मानना है कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, कोई भी चुनाव अनकंटेस्टेड नहीं जाता। तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि सारा जो प्रचार तंत्र है वो करीब एक तरफा सा हुआ है। अच्छा,
तो एक ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक एको चेम्बर बन गया हो। एको चेम्बर ये कि जो आप बात बोले वही आप सुनते रहें बार बार। तो उस प्रकार की स्थिति मुझे ज्यादा नजर आती है। जैसे आप हरियाणा को ले लीजिए, 10 सीटें आएंगी, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर आपको 2019 का विधानसभा चुनाव याद हो, 75 पार, और एक माहौल भी ऐसा बना था कि हर व्यक्ति उस समय बीजेपी ज्वाइन करने लग रहा था हरियाणा में। एक भी रिवर्स ज्वाइनिंग कहीं और की नहीं थी। जिस नेता को भी अपना कोई रास्ता नया चुनना था वो बीजेपी में आ रहा था। लेकिन ग्राउंड पे स्थिति क्या निकली? बहुत मुश्किल से 40 का आंकड़ा जो था वो छुआ गया। तो इसलिए मैं किसी भी चुनाव को ये मान के नहीं चलता कि वो डिसाइडेड है और ये संख्या आएगी नहीं आएगी। 2004 का जो चुनाव था लोकसभा का, उस समय भी करीब इसी प्रकार का एक माहौल पूरे देश में बनाया गया था इंडिया शाइनिंग के माध्यम से, और जो अंततः नतीजा आया वो सबके सामने था। तो मैं कभी भी किसी चुनाव को, कोई भी पार्टी हो, कोई चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई चुनाव इस अति आत्मविश्वास के साथ नहीं लड़ना चाहिए कि हम चुनाव से पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि चुनाव कब और किस मुद्दे पे पलट जाए या प्रतिस्पर्धा हो जाए उसका कुछ पता नहीं लगता। लेकिन कंपैरिजन यहाँ किया जाता है ब्रजेंद्र जी की, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी। इस कंपैरिजन पे आपकी क्या राय है? ये एक विकृति है जो हमारे लोकतंत्र में आई है। क्योंकि जो प्रणाली हमने चुनी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की है, हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो इस समय क्योंकि मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व है वो एक लार्जर देन लाइफ बना हुआ है, तो बीजेपी का ये प्रचार रहता है कि जो भी चुनाव पार्लियामेंट का हो उसको प्रेसिडेंशियल रूप में पेश कर दिया जाए। उसमें ये नहीं कि 543 लोकसभा क्षेत्रों से आपने सांसद चुनने हैं, उसमें संदेश ये दिया जाता है कि आपने प्रधानमंत्री किसको चुनना है। तो ये एक जो प्रणाली हमने चुनी है ये वैसे तो उसमें मेल नहीं खाती, लेकिन क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को शायद सूट करती है इसलिए वो उसका सहारा लेते हैं। अन्यथा मेरा ये मानना नहीं है कि लोकसभा का कोई भी चुनाव पहले कभी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हुआ हो। वो ठीक है किसी एक व्यक्ति में एक बहुत प्रभावशाली कोई नेतृत्व रहा हो। अब 1977 का चुनाव था, जयप्रकाश जी लीडर थे उस पूरे गठ के जो कांग्रेस के विरुद्ध बना था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थे। अल्टीमेटली हर स्टेट के बड़े बड़े नेता थे और उस प्रकार का एक वो गठ बना था। अभी भी जो आप स्थिति देखते हैं वो यही देखते हैं कि बहुत प्रदेशों में बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं गैर भाजपा के, और तो किसी 1-to-1 करके उसका एक राजनीतिक फायदा लेना वो सही है। स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी को लगता होगा कि उनको सूट करता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म एटलीस्ट हमारे देश में हो पाएगा। अच्छा, आपके आने के बाद अब चर्चा ये भी है कि भाई चौधरी बरिंदर सिंह जी, क्योंकि उस दिन आपके साथ नहीं शामिल हुए, बड़ा स्पेकुलेशन था कि चौधरी साहब हैं कि नहीं है, साथ में तस्वीरें हैं कि आप ही अकेले। तो चौधरी साहब क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कोई जनसभा के जरिए पे। हाँ, वो मेरी भी उनसे बात हुई थी, बल्कि जब मुझे ये संदेश मिला कि एतवार को सुबह 11:30-12 बजे के आसपास की ज्वाइनिंग है, तो मैंने उनसे विचार किया था इस बारे में। तो उनका बड़ा सीधा सीधा मत था कि मेरी जो पूरी राजनीति है, मैंने जो भी बड़े फैसले अपनी ज़िंदगी में लिए हैं राजनीतिक तौर पर, वो लोगों के विचार विमर्श और उनके मन के हिसाब से लिए हैं। और जो उस दिन 2 अक्टूबर को भी मैंने घोषणा की थी वो भी उसी अनुसार की थी, जो लोगों का एक भाव था उसको भांप के किया था। तो मैं पुनः एक बार लोगों के बीच में जाऊंगा, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ लंबे समय से रहे हैं, या जैसे जो जितने समय से भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, और तो उनके बीच में जाकर और फिर वो फैसला लेंगे। हालांकि ये मुझे विश्वास है फैसला वही होगा जो आप सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके बाद एक ये भी बात आ रही है कि भाई राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो है वो आएंगी, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है। चौधरी साहब का जन्मदिन भी जो है वो आने वाला है इस महीने, 23 तारीख का, 25 मार्च जी। उस दिन क्या कोई प्रोग्राम, मतलब इस तरह की? नहीं, वो रूपरेखा तो अब बनेगी। अच्छा। अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है अभी तो, क्योंकि कल बिल्कुल एक दिन पहले ही मैंने
कांग्रेस ज्वाइन की है, तो चौधरी साहब जो अपने उनके साथी हैं, उनके साथ अब मेरे ख्याल से आगे की जो रणनीति होगी उसके ऊपर वो काम करेंगे। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से कहूँ, जैसे जन्मदिन की बात होगी और राहुल जी की न्याय यात्रा के खत्म होने की बात होगी, और वो क्रिएटिव चीज है पत्रकारों की लेकिन कोई इस प्रकार की अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। कम से कम मैं उस चर्चा का हिस्सा नहीं रहा हूँ, अगर हुई भी है तो। अच्छा, आप तो भाजपा में रहे, बहुत सारे नेताओं से आपने मीटिंग, मतलब आप अंदर की चीजें भी जानते होंगे। कुछ आपको लगता है कि इस चुनाव में और भी बड़े उलटफेर हो सकते हैं, खासकर हरियाणा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो? क्या कोई और नेता भी है, बड़ा नेता जो भाजपा छोड़ सकता है? इस तरह की सहजता किसी और को भी महसूस हो रही है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये फैसले निजी फैसले होते हैं। और राजनीति में बहुत बार ये देखने में आया है कि आदमी के मुंह पे कुछ और होता है, उसके मन में कुछ और होता है, और करता वो तीसरी चीज है। तो अब किसके मन में क्या चल रहा है, किसने क्या फैसला करना है, कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिससे वो प्रभावित हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, किस चीज से वो अपना राजनीतिक फैसला लें, वो तो हर व्यक्ति का अपना अलग है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है बृजेंद्र जी कि नेता दल बदल लेते हैं जी, जनता एक बार उनको किसी दल से वोट करती है, एक बार पता चलता है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए या उनको अपना जहां भविष्य ठीक लगा, हालांकि आपने रीजन भी गिनाए, लेकिन कई बार जनता का ये सवाल होता है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं कि भाई नेता का कुछ नहीं पता, कल ने पता नहीं कौन सी पार्टी में जाके गया। तो ये जो दल बदलने वाली चीज है, आप मानते हैं कि अब ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह ट्रेजेडी किंग है, अवसरवादी है, ये है वो है, तो इस तरह की बातें भी चलती है? नहीं, वो तो चलो फिर लोग अपने अनुसार इस तरह की कोई भावना रखते हैं। मैं उससे ऐसा नहीं है कि उससे मैं असहमत हूँ। दल बदल जब भी होता है, लोगों के मन में एक सवालिया निशान तो उठता ही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि यही भाव आज से जब करीब 1990 का जो दशक था, उससे पहले जब राजीव गांधी जी के टाइम में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सबसे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई और उस कानून को लाया गया, तब उस समय इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। और एंटी डिफेक्शन लॉ एक अच्छी नीयत से उस समय लाया गया था, लेकिन अब उसका दुष्प्रभाव भी आपको दिखना शुरू हो गया है कि आप कम से कम संसद में या स्टेट असेंबलीज में आप कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते जो आपकी पार्टी लाइन से हटके हो। तो वो लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। लोकतंत्र का मर्म ये है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके अंदर भी विचारों की आजादी की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। दल बदल, सरकारें गिराना, पार्टी तोड़ना, वो एक अलग चीज है। तो हमको इसके बारे में अब गहनता से विचार करना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को किस प्रकार से मोल्ड किया जा सके, तो ताकि वो इन दोनों चीजों को एड्रेस कर सके कि एक जो विचार की अभिव्यक्ति है, जो जनता का प्रतिनिधि बन के आया है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ पार्टी का एक जो स्ट्रेट जैकेट जिसको बोलते हैं, सिर्फ उसके अंदर उसको देखा जा सके। हर व्यक्ति की, हर इलाके के लोगों की अपनी एक कुछ सोच होती है, तो उसकी अभिव्यक्ति होना विचारों की बहुत आवश्यक है। लेकिन ये दल बदल का जो खेल है, जिसमें सरकारों की उठापटक होती है, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि वो होना बंद हो गया हो जी, उसका सिर्फ क्वांटम बदल गया। हाँ, पहले एक दो करके जा सकते थे, अब थोक मिलाने पड़ते हैं। तो इसके बारे में विचार करने की एक जरूरत है। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल चीजें हैं, लेजिस्लेटिव चीजें हैं, ये बड़ी चीजें हैं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो इसको यदि एड्रेस करना है तो हमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ वो रिविजिट करना पड़ेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं बृजेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ थे। कांग्रेस में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी स्पेकुलेशंस थी जिनका जवाब आपको इस चर्चा के देखने के बाद मिल जाएगा। और आगे ये क्या करेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जताई है, कहाँ से टिकट मिलता है, कांग्रेस पार्टी में इनकी पारी कैसी रहेगी, उसको हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।